स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि का एक संकीर्ण विस्तार है। 2. नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित यह भारत और उसके पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकमात्र स्थलीय संपर्क मार्ग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में भूमि का एक संकरा विस्तार है, अतः कथन 1 सही है। इसके संकीर्ण आकार के कारण इसे चिकन नेक कहा जाता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित यह भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकमात्र भूमि संपर्क मार्ग है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ए 15 जुलाई 2012, बी 5 जुलाई 2013, सी 15 अगस्त 2014 या डी 1 जनवरी 2015। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 5 जुलाई 2013। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया था ताकि पात्र व्यक्तियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराकर भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अधिनियम ने खाद्य सुरक्षा के प्रति कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव को चिन्हित किया। यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम अत्यधिक रियायती मूल्यों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। चावल के लिए 3 रुपए, गेहूं के लिए 2 रुपए तथा मोटे अनाज के लिए 1 रुपए, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पद्म पुरस्कार विजेता को पारंपरिक लोक वस्त्र कला सुजनी कढ़ाई में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में सम्मानित किया गया? ए हेमंत कुमार, बी निर्मला देवी, सी भीम सिंह भावेश, डी विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी निर्मला देवी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निर्मला देवी को सुजनी कढ़ाई में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह बिहार की एक पारंपरिक लोक वस्त्र कला है जो टांकों के माध्यम से कहानियां बयां करने के लिए प्रसिद्ध है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में बिहार के कितनी हस्तियों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 7। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। वर्ष 2025 में बिहार से कुल 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कला, सार्वजनिक मामलों, सामाजिक कार्य और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल थे। पुरस्कार पाने वालों में डॉक्टर शारदा सिन्हा पद्म विभूषण मरणोपरांत, सुशील कुमार मोदी पद्म भूषण मरणोपरांत, किशोर कुणाल पद्मश्री मरणोपरांत, भीम सिंह भावेश पद्मश्री, हेमंत कुमार पद्मश्री, निर्मला देवी पद्मश्री और विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज पद्मश्री शामिल हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौगोलिक संकेत टैग वाली चावल की कौन सी किस्म उत्तराखंड से संबंधित है? ए गोविंद भोग चावल, बी लाल चावल, सी कतरनी चावल, डी पोक्काली चावल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लाल चावल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड की जीआई टैग उत्पादों में लाल चावल, अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च, बेरीनाग चाय, रामनगर लीची, रामगढ़ आडू, बासमती चावल आदि शामिल है। गोविंद भोग एक छोटे दाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है जो पारंपरिक रूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में उगाई जाती है। कतरनी चावल बिहार के भागलपुर और बांका जिलों में उगाई जाने वाली एक सुगंधित किस्म है। पोक्काली एक अनोखी खारे पानी को सहन करने वाली चावल की किस्म है जो केरल के तटीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पोलावरम परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी पेन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गोदावरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम गांव के पास स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। परियोजना पूरी हो जाने पर यह सिंचाई लाभ प्रदान करेगी और जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगी, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, केर सांगरी जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग मिला है किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान की लोकप्रिय व्यंजन केर सांगरी को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला है जो इसे पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पाद के रूप में मान्यता देता है। केर सांगरी एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है जो 2 देशी रेगिस्तानी पौधों से बनाया जाता है।
ऐतिहासिक रूप से केर सांगरी सूखे के समय जीवित रहने वाले खाद्य के रूप में विकसित हुई थी, जब ताज़ी सब्जियां उपलब्ध नहीं होती थी। समय के साथ यह व्यंजन राजस्थान का लोकप्रिय व्यंजन और सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। खेजड़ी का पेड़ जिससे सांगरी प्राप्त होती है, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बिश्नोई समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है, जिसने सदियों से इस पेड़ को जीवन और स्थिरता के प्रतीक के रूप में संरक्षित रखा है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए. साइबर सुरक्षा विनियमन, बी. वन एवं पर्यावरण संरक्षण, सी. कृषि मूल्य निर्धारण सुधार, डी. श्रम कल्याण और औद्योगिक संबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वन एवं पर्यावरण संरक्षण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन मूलतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2002 में किया गया था तथा बाद में वर्ष 2008 में इसका पुनर्गठन किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण तथा न्यायालय के निर्देशों और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक तदर्थ निगरानी निकाय के रूप में कार्य करता था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2023 की अधिसूचना के अनुसार CEC को एक स्थायी वैधानिक निकाय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गज घंटा कर्ण महोत्सव 2025 उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था? ए. चमोली, बी. टिहरी, सी. रुद्रप्रयाग, डी. उधम सिंह नगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रुद्रप्रयाग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गज घंटा कर्ण महोत्सव 2025। यह महोत्सव टिहरी जिले के गज घंटा कर्ण मंदिर के परिसर को केंद्र बनाकर आयोजित किया गया, जिसे उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल माना जाता है। यह मंदिर पारंपरिक रूप से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बाद दूसरी परिक्रमा स्थली के रूप में जाना जाता है। मंदिर से हरिद्वार से लेकर हिमालयी पर्वतमालाओं तक के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक और पर्यावरणीय पर्यटन के लिए आदर्श स्थल बन जाता है, अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ओरड़ भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राजस्थान में सभी ओरड़ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित हैं। 2. राजस्थान में ओरड़ भूमि को देवड़ा, मालवन, देवघाट, मंदिर वन आदि भी कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।